हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश के लोग अपने ही बीच से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठकर हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। पार्लियामेंट में बैठे इन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर्स। हमारे देश के लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी पॉलिसीज़ पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। बट इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है और इस पर्पज़ के लिए फंड्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ किया जा सकता है। बट इन फंड्स को विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी इनकम है उसे पार्लियामेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है। बट अगर हम लोग बात करें इन फंड्स के इस्तेमाल की, तो गवर्नमेंट जब इन फंड्स का इस्तेमाल करती है तो यहाँ पर कई सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 100 करोड़ की ज़रूरत है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट 100 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर लेती है। तो ऑन पेपर तो गवर्नमेंट ये दिखा ही सकती है कि 100 करोड़ निकाले गए और 100 करोड़ पॉलिसी के लिए खर्च भी कर दिए गए। बट क्या पता गवर्नमेंट ने एक्चुअल में सिर्फ 50 करोड़ ही खर्च किए हों, तो ये तो करप्शन हुआ। बट इसके बारे में पार्लियामेंट को कैसे पता चलेगा? और सिर्फ करप्शन ही क्यों, कई जगह पर इनएफिशिएंसी के केसेस भी देखे जा सकते हैं, वेस्टेज ऑफ फंड देखे जा सकते हैं और इनइफेक्टिवनेस, यानी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मीडियम यूज किए गए हैं उनसे ग्रास रूट लेवल पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के कई सारे रिस्क पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स का ऑडिट किया जाए और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने लाई जाएं। इसका बेनिफिट ये होगा कि ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर अपोजिशन के पास प्रॉपर पॉइंट्स होंगे जिनके बेसिस पर करप्शन, इनएफिशिएंसी और इनएफेक्टिवनेस के बारे में गवर्नमेंट से सवाल पूछे जा सकेंगे और इन सवालों के लिए या फिर और भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी के लिए गवर्नमेंट आंसरेबल होती है। तो इस तरह पार्लियामेंट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ऑथराइज कर सकती है। और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स को नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को लेजिस्लेचर द्वारा ऑथराइज किया जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी के लिए आंसरेबल है, तो इसी बात को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। और क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। तो अभी तक के पूरे एक्सप्लेनेशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पार्लियामेंट के पास अगर ये रिपोर्ट नहीं होती तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति फाइनेंशियल अकाउंटेबल भी नहीं होती। और जिस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का काम किया जाता है CAG द्वारा। और CAG इस रिपोर्ट को स्टेट और सेंटर दोनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति फाइनेंशियली अकाउंटेबल रहे, इसके लिए CAG उनकी मदद करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि CAG गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में करप्शन, इनएफिशिएंसी, इनएफेक्टिवनेस और वेस्टेज ऑफ मनी को रिपोर्ट करती है, इसीलिए CAG एक तरह से पब्लिक पर्स के गार्जियन है। यानी पब्लिक का जो पैसा है उसकी एक एक पाई सही तरह से खर्च हो रही है, उसका वेस्टेज नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करने का काम CAG करते हैं। और यही रीज़न है कि BR अम्बेडकर जी ने भी CAG को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर माना है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड के रूप में काम करते हैं। और इनका मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के सभी लॉज को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अपहोल्ड करना। तो अभी तक के डिस्कशन में हम ये बात समझ चुके हैं कि CAG का ऑफिस हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में CAG की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि CAG की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड किया जाए। तो इसीलिए CAG की इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं। ये प्रोविजंस हैं CAG के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनके टेन्योर को सिक्योर करने के लिए, उनकी सैलरी से रिलेटेड, उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस से रिलेटेड और साथ ही साथ उनके रिटायरमेंट के बाद उनके फर्दर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड।
तो चलिए शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो CAG का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब ये कि CAG का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर और सील होता है और ये काम प्रेसिडेंट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो CAG का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है या फिर वो इस ऑफिस को 65 ईयर्स तक की एज तक होल्ड कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर उनकी एज 65 हो जाती है और उनका टेन्योर 6 ईयर्स पूरा नहीं हुआ है तो भी उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अगर बात करें इनके रिमूवल की तो इन्हें बेसिकली इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है और इनके इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स और मैनर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे ही हैं, यानी इन्हें बहुत ही रेयर केसेस में ही रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो इनकी सैलरी डिटरमिन की जाती है पार्लियामेंट द्वारा और इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज जितनी ही होती है और इनके टेन्योर के दौरान इनकी सैलरी इनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जा सकती। इसके अलावा CAG के ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑल द सैलरीज, अलाउंसेस और इनके ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स के पेंशन्स सब के सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। इसका मतलब ये कि CAG के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पार्लियामेंट की वोटिंग के लिए सब्जेक्ट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर ऑफिस। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई इंसान CAG के ऑफिस से एक बार रिटायर हो जाता है तो उसे किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि आप CAG रहते हुए सरकार को किसी भी तरह का कोई भी फेवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि सरकार द्वारा आपको कोई स्पेशल पोजीशन ऑफर की जाएगी आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन CAG के इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करता है। हेलो फ्रेंड्स, जो वीडियो अभी आपने देखी ये बुक्सतावा ऐप के ऊपर अवेलेबल इंडियन पॉलिटी कोर्स की वन ऑफ द 314 वीडियोज़ में से एक वीडियो है। इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर हम लोगों ने UPSC प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी सिलेबस को 314 वीडियोज़ में डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू कवर किया है। इस कोर्स के अंदर आप हर एक वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं और ये कोर्स सिर्फ 1200 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है और 1500 रुपीज़ में 2 ईयर वैलिडिटी के लिए ये कोर्स आप बुक्सतावा ऐप से ले सकते हैं। सो डाउनलोड द बुक्सतावा ऐप नाउ। थैंक यू।